अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समीर इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का भी अब अदालती इम्तिहान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के खिलाफ सुइज़ हुकाम को खत लिखने के मामले पर उनसे 15 दिनों में जवाब तलब कर लिया है। इससे पहले अदालत उज़्मा यूसुफ रज़ा गिलानी को सुइज़ हुकाम को खत न लिखने पर मुल्तान की रात एक दोबारा दिखा चुकी है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी सदर जरदारी को एक ओहदा छोड़ने के लिए 5 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। आखिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान ये जो महाजराई चल रही है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या सदर एक ओहदा छोड़ देंगे? क्या नए वज़ीर-ए-आज़म खत लिखेंगे या वो भी गोजर खान की राय लेंगे? क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई तो इसका फैसला आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस हवाले से आने वाले जो दिन हैं ये इंतहाई हंगामा खेज साबित होंगे। माहिरीन के मुताबिक जुलाई में मुल्क का सियासी दर्जा हरारत अपने नुक्ता उरूज पर भी पहुंच सकता है। इस पर बात करेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे दोहरी शहरियत पर कि दोहरी शहरियत भी अरकान पार्लियामेंट के लिए अब एक वबाल जान बन गई है। कई सियासतदान हक़ाइक़ को छुपाने के जुर्म में 10 साल तक के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 63(1)(c) और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 में वाज़े तौर पर यह दर्ज है कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट या असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। एक तरफ तो ये आईनी मामला है तो दूसरी जानिब दोहरी शहरियत के हक में भी अब दलाइल दिए जाने लगे हैं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने दोहरी शहरियत के हक में कानून साजी का मुतालबा किया है, जबकि अमरीका, बरतानिया और दुबई में जो मुकीम पाकिस्तानी है ये भी चाहते हैं कि इन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अगर दोहरी शहरियत रखने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आइन में तरमीम का। क्या हुकूमत आने वाले दिनों में इस मामले पर कोई तरमीमी बिल ला सकती है? इस पर बात करेंगे। और आज का हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस के लिए आप समझते हैं कि दोहरी शहरियत की शर्त जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपने हमारे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर मैं एक लूँगी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के दिन की और मज़ीद क्या खबरें हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। सबसे पहले काजी साहब से खबरें लेते हैं कि उनके पास आज के दिन की क्या हम खबरें। जी काजी साहब। शाजिया, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं मगर हम बात करते हैं कुछ छोटे लोगों की खबरों की भी, और ख़ास तौर पे कराची और सिंध के हवाले से सेहत की क्या सूरत हाल है। और इसी ज़मन में हम देखेंगे कि सेहत पे हम क्या अखराजात करते हैं। हमने 2010 से 2011 तक जो GDP का टोटल है उसका तकरीबन 0.72% खर्च किया, जो इन 10 सालों में 0.27% हो गया। ये 2010 की फिगर थी। और अब इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैसे एलोकेट किए हैं वो पूरी जो हमारी खाम कौमी पैदावार जिसे आप कहते हैं उसका 0.2% है। अच्छा। इसमें और बातें जो कल शमी साहब ने भी बात की थी, सिर्फ पोलियो ही नहीं है जिसकी रिसर्जेंस हो रही है या रेकरेंस हो रही है, इसमें TB दोबारा आ गई है। और फिर रूरल हेल्थ सेंटर जो है चूँकि और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ चूँकि कोई फैसिलिटी नहीं है और इस मुल्क में 1250 लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर है, लिहाजा शहरों में अब लोग आ रहे हैं और अस्पतालों की बुरी हालत है। साथ साथ धमाके और टारगेट किलिंग की वजह से एक और प्रेशर उन पे आया। तो ये एक इंतहाई वाइटल जो शोबा है वो हमारी इन जो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी माशाल्लाह अहम लड़ाइयाँ हो रही हैं एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, तो ये छोटे छोटे वाक़यात भी बीच में हो रहे हैं। अगर उधर से कुछ हमें टाइम मिले तो इन पर भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। और दूसरा शाजिया, नेशनल क्वेश्चन फिर से उभर के आ रहा है। मसलन ताहिर बजिंजो साहब ने कल कहा, इससे पहले एक और अचकज़ई साहब की आवाज़ भी बलूचिस्तान से आई थी कि यहाँ पे भी एक पश्तूनों का सूबा बना दिया जाए। अच्छा। हम इसकी एक तो बड़ी सतही सी बात है, ये इधर से लाइन डालें, ये इधर से शामिल कर दें, ये एक तो ये गुफ्तगू का जो है वो कंटेंट हो सकते हैं। एक ये कि आखिर नेशनल क्वेश्चन है क्या, ये उभरता किन ज़मानों में है, और ये जो डीपर इकोनॉमिक मलाइज या जो अंदर का माशी आर्जा होता है एक समाज और एक कौम को और एक मुल्क को, जब आप उसका इलाज नहीं कर सकते तो उसके सिम्टम्स निकलते हैं। और लोग समझते हैं शायद हमारा इस्तेसाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फ़लाँ ज़बान बोलते हैं, क्योंकि हम फ़लाँ सूबे में रहते हैं। इस पे बात करेंगे क्या ये है हाल है। और फिर शाजिया एक किताब आई है अमरीका बहादुर से, तो उसमें बड़े इंकशाफात हुए और हाल ब्रुक का समी साहब भी जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने कोशिशें की तालिबान से बात करने की और उन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया जंग को कंटिन्यू करने के लिए। और फिर उसमें एक और भी दिलचस्प बात ये है कि जो फौजी थे ये इतना बड़ा जो ब्लंडर किया उसमें कैसे कैसे अंदर ब्लंडर हुए। ये जो अमेरिका का ये जो एडवेंचर था अफ़गानिस्तान में कि जो फौजी
उन्होंने हेलमंद भेजने थे वो कंधार भेज दिए। अच्छा। और इस तरह की बड़ी बड़ी हमाकतें हुई यहाँ पे। और आखिर में शाजिया जो नेटो सप्लाई का मामला है, इसमें उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अलावा जो रूट्स जो उन्होंने इख्तियार किए हैं, $20,000 एक उनके कंटेनर पे खर्च हो रहा है। और पाकिस्तान में से अगर जरिए आए तो 1/3 है। गोया जो हमने $5,000 मांगे थे इतने बुरे नहीं है। और चूंकि अब खुलने की बात हो रही है, और कल हमने बताया था कि मंटर ये बता चुके हैं हमें कि ये तय हो गया है, अब खुलना है, डिटेल्स बाकी होनी है, तो क्या पाकिस्तान उनसे मामला कर सकेगा एक ऐसे वक्त में कि जब उन्होंने हमारे मफादात का कोई ख्याल नहीं रखा, हाथ इंडिया से मिला लिया, हमारे जो अफगानिस्तान में जो भी हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न समझे उनको एड्रेस नहीं किया, तो हम उनसे कैसे मामला करते हैं? इन पे बात करें। ठीक जी समी साहब। शाजिया, आपने जिक्र किया अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान जो महाजर आई है उसमें जुलाई में बहुत ज़्यादा वो ज़ोरों पर जा सकती है। कुछ ऐसी खबर मेरे पास है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम पर गौर कर रही है। इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जिक्र है। ये एक बड़ी सबसे अदालत होगी जो सिर्फ आइनी मामलात हैं उन पर गौर करेगी। इसमें अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मुस्लिम लीग काफ जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा। और MQM भी अभी ऑन बोर्ड जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि जब तक सामने ना आ जाए कि ये क्या मंसूबा है, क्या इसका मुसव्वदा है, उस वक्त तक हमायत नहीं करेंगे। लेकिन ANP जो है वो इस मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो हुकूमत के और उनके इत्तेहादियों के पास आइन में 2/3 अक्सरियत जो चाहिए होती है, इतनी मेंबरशिप उनके पास है कि अगर वो ये अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपने जिसका जिक्र किया कन्फ्रंटेशन, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून का ये अभी तक मौक़िफ़ आया है कि क्योंकि अगरचे ये COD में भी है, लेकिन अगर ये करना था तो ये पहले शुरू कर देना चाहिए था। अब इस वक्त जब एक हुकूमत और अदलिया के दरमियान ख़ास एक तनाव है तो उसमें शायद वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर एक अदलिया के हवाले से ही मैं जब इंटरनेशनल मीडिया पे नज़र डाल रहा था तो एक मैगज़ीन है फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट आज दी है जिसमें उनका ये कहना है कि दुनिया में सियासत में मुदाखलत के हवाले से 2 जो अदालतें हैं आला, मिस्र और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और इस वक्त उनके जो फ़ैसले हैं वो मुल्क की सियासत में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसमें उन्होंने हवाला दिया कि मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को घर भेज दिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, और दूसरा जब उसकी नामिनेशन हुई तो उसके वारंट जारी हुए, और अब तीसरा राजा साहब से भी कहा है कि 12 जुलाई तक वो अपना जवाब दें स्विस अदालतों को। तो ये एक कन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तीसरी जो मैंने खबर सेलेक्ट की, काजी साहब शायद आप तो खफा होंगे मेरे साथ इस बात में, वो भी अदलिया के हवाले से, या एक हज करप्शन केस है। जी जी। उसमें गुलाम असगर एक पुलिस ऑफिशियल हैं जो IG गिलगित में लगा दिए गए थे। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा था कि बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़ी मदहसराई हुई थी कि इनको ही लगाया जाए। उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। तो कल ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी नहीं कर रहे, इनकी तनख्वाह भी बंद की जाए, इनको मुअत्तल भी किया जाए। तो मैं थोड़ा सा पीछे मेरा जहन चला गया, जब मेमो कमीशन की बात हुई थी, जब मेमो पर तहकीकात की बात हुई थी, तो उस वक्त एक FIA के ऑफिसर तारिक खोसा, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शायद जो पाकिस्तान के चंद दयानतदार ऑफिशियल हैं उनमें से वो एक हैं, उनको कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके हवाले से कोई इस किस्म की जजमेंट नहीं दी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो जस्टिस खोसा के भाई थे, और फिर जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके भी भाई हैं। बहरहाल इस बात पर नज़र डालेंगे कि ये सारा क्या है। अच्छा, एक और ख़बर जो मैंने सेलेक्ट किया वो है काजी साहब पंजाब में पुलिस मुकाबलों के हवाले से। लाहौर में ये बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 6 माह में तकरीबन 40 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 25 पुलिस मुकाबले हुए। तो ज़रा इस ट्रेंड पर नज़र डालेंगे कि ये 6 महीने में इतनी तादाद क्यों बढ़ी है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़्यादा डिटेरियोरेट कर गई है, या पंजाब पुलिस ने यह फैसला कर लिया है कि अब जो मुल्ज़मान हैं उनको किसी अदालत में पेश किए बगैर एक खुद ही वो जज बन गए और उन्होंने उनको रिमूव करने की कोशिश कर दी है। फिर एक मैंने खबर सेलेक्ट की है, भारत से ये खबर आई है कि वहाँ पर उन्होंने एक कूड़े से तेल बनाने का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कामयाब हो गया। अच्छा। और 1.5 टन जो कूड़ा है
उससे वो 1,50,000 लीटर खाम तेल बना सकते हैं। तो मेरे जहन में आया कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे यहाँ तो इतना कूड़ा है कि वतन अजीज़ हम तो तेल में खुद कफील हो जाएंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि यूरोप और अमेरिका को तेल की सप्लाई शुरू कर दें। हर किस्म का कूड़ा है यहाँ तो माशाल्लाह। अच्छा, तो वो उसका जिक्र करेंगे कि वो क्या टेक्नोलॉजी है। और फिर आखिर में जो मुंबई हमले थे, उनके एक मुबैना मुलजिम अबू हमज़ा जो गिरफ़्तार हुए थे, उनकी किसी कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर भारत ने फिर ये बात कही है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो मुंबई हमलों में मुलव्वस थे। और इस हवाले से भी जो दोनों ममालिक के दरमियान कन्फ्रंटेशन है वो मुझे कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलें इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। कॉल्स आज अभी से आना शुरू हो गया। अमेरिका से एक कॉलर है अनवर हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया अनवर बोल रहा हूँ अमेरिका से। जी जी बात कीजिए अनवर। शाजिया, ये दोहरी शरीयत पे मैंने बात करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। बात ये है कि दोहरी शरीयत अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो सिर्फ ओनली फॉर पाकिस्तानी। इवन आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन जिन लोगों ने सियासत करनी है उनको पाकिस्तान में ही होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान के गरीबों के बारे में पता होना चाहिए। ये ग्रास लेवल पे जाना चाहिए इनको कि गली मोहल्लों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक चौधरी बैठ के हुक्म दे देता है कि ये कर दो वो कर दो, बाकी बेचारे ऐसे ही मरते रहते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि और कॉलर भी होंगे। तो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें भी सियासी जमातें मैं बैठी हुई इसमें नजर एक आ बात रही अर्ज करना चाहता हूँ। ये बड़ा अहम बात है क्योंकि इसके बारे में अनवर साहब वो कानून भी ला रहे हैं। जी जी। अब इसमें दो किस्म के लोग हैं जो जिनका बैरून मुल्क ताल्लुक है। एक शाजिया वो लोग हैं जो वहाँ पे मेहनत करते हैं, और इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारा सिंगल आइटम है जो 10-12 बिलियन डॉलर, ये हमारे मेहनत कश भाई जो रात दिन वहाँ प्रदेश में मेहनत करते हैं और वो हमें बेचते हैं। एक हमारे और भी भाई हैं जो यहाँ मेहनत तो पता नहीं करते हैं या नहीं करते, मगर यहाँ पे वारदात करते हैं और जिनके अकाउंट्स बाहर हैं। ये कानून बनाते हुए अगर हम ये डिस्टिंक्शन नहीं करते, अगर तो बाहर किसी का अकाउंट है जो उसने वहाँ पैसे कमाए हैं या पाकिस्तान में भेज रहा है, इन लोगों का हाल ये है कि यहाँ ये हुकूमत करते हैं, यहाँ ये बड़े बड़े ओहदे पे बैठते हैं, इस मुल्क पे इनका फेथ इतना है कि इस मुल्क में पैसे नहीं रखते। जैसे पिछले दिनों में खबर आई थी और दुरानी साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है, मैं तो कहता हूँ उसको टेकअप करें वो, कि ये आवाम को बताएं कि यहाँ से कितना पैसा लोग बाहर लेके गए। अब होगा क्या, ये कानून बनेगा, इस कानून का नाम ये लिया जाएगा कि बैरून मुल्क जो हमारे भाई हैं उनके लिए हम कानून, हमने क्यों हम नहीं रखना चाहते महरूम, वो जैसे अनवर साहब ने अभी कॉल की। मगर बात यह है कि जो यहां से माल लेके बाहर जाते हैं और वहां भी मंडी लगा रखी है अहले मगरब ने, तो आपको लगता है मंडी लगा रखी है कितने करोड़ ले आए, वो पूछते ही नहीं कि जनाब काला है चिट्टा है, कौन सा ये धन है, ये कैसा पैसा है, और वो शरीयत बेच देते हैं। होता क्या है, यहाँ जुर्म किया जाता है, यहाँ से जनाब जब ये बुरे दिन आते हैं, थोड़ा सा हालात खराब होते हैं, तो ये मुसाफिर उधर जलावतन हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि फिर वारदात होती है तो फिर आके जहाज से ये उतरते हैं, हम पे हुकूमत करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सो वट एवर लॉ इज बीइंग मेड और बीइंग कंसीव्ड, उसमें यह होना चाहिए कि ये डिस्टिंक्शन जरूर करें कि जो बाहर लोग बैठ के पैसा कमा रहे हैं और हमें पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो ना भेजें, हमारा 10 साल पहले दिवाला हो गया। इस लॉ को लाने में तमाम सियासी जमातें एक होगी। देखिए ये बड़ा इस पे एक होंगी। ये मामला सेंसिटिव है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, आप उन्हें खुदा के लिए तमाम लोगों को उस कैटेगरी में मत धकेलें। और काजी साहब मैं एक आपकी करेक्शन कर दूं, ये जो आपने बात फरमाई है ना कि जब आप अमेरिका में, कनाडा में या कहीं पर जाकर कोई शहरियत लेने के लिए, बिजनेस के लिए या पैसे लेके जाते हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं करते कि ये कहाँ से पैसे आए हैं, ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करें। तो आपको मुझे ये बता दें, इस वक्त क्या यूरोप और ये जो 3 बड़े ब्लैक मनी के हेवन्स हैं, कौन से हैं? इंग्लैंड है, उसके बाद लक्समबर्ग है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, यहाँ चिट्टा पैसा पड़ा हुआ है। मैं व्हाइट मनी की बात नहीं कर रहा, सारा मगरब का ऐसा है ना, या वो चांद पर हैं या वो चांद पर हैं, मुझे बताएं ना, इसका जवाब सुन ले। इतने खफा क्यों हो गए? मैंने अगर आपकी बात को कन्फ्रंट किया है तो सुन तो ले। मुझे ये बताएं कि व्हाइट मनी पड़ी है। अगर यूरोप के बहुत सारे ममालिक, मैं स्विट्जरलैंड के बैंकों की बात नहीं कर रहा, यूरोप के बहुत सारे ममालिक, स्विट्जरलैंड के बैंक स्विट्जरलैंड से बाहर हैं या उसके अंदर हैं? चलें आप फिर स्विट्जरलैंड तक बात को कन्फाइन कर देना। स्विट्जरलैंड की बुनियाद पर आप तमाम यूरोपीय ममालिक, 22 से 26 हेवन्स हैं जो काले धन का पैसा करते हैं, जो अफ्रीका और गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शहरियत के लिए
आपको बताना पड़ता है कि ये पैसे आपने कहां से आए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भी बेची है तो उसकी डीड भी आपको देनी पड़ती है। ये मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। आप जब आप वीजा लेते हैं तो उनको स्टेटमेंट तो देते हैं ना। इसी मुल्क में कागज बनते हैं, या 2 नंबर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 2 नंबर आपका पासपोर्ट बन जाता है, तो सारे कागज बन जाते हैं। ये बात और है, आपकी एमए की डिग्री जाली बिकती है। काई साहब ये बात और है, आप ये ना कहें कि कानून में नहीं है और वो इस तरह से हो गया। मैं सिर्फ मैं आगे मूव करना चाहता हूं, बात से ना हटें। जो यहां से 2 नंबर पैसा कमा के बाहर जाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज आई है उनके कैसे ब्रेकिंग न्यूज आई है। कल से जो एक कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ था भारतीय कैदी सुरजीत और सर्वजीत को लेकर, अब एक खबर आई है कि भारतीय कैदी सुरजीत सिंह को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। सुरजीत सिंह को 27 साल के बाद रिहाई दी गई है। याद रहे कि परसों मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह प्रोग्राम चलाए जा रहे थे कि सर्वजीत सिंह को रिहा किया गया है, लेकिन रात गए सदारती तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर ने इस बात की तरदीद की और ये कहा कि सर्वजीत सिंह को नहीं, सरजीत सिंह को रिहाई मिली है। याद रहे कि सरजीत सिंह की रिहाई, इन्हें सजाए मौत दी गई थी। इनकी सजाए मौत को फिर उम्र कैद में बेनजीर भुट्टो ने तब्दील किया था। उसके बाद सर्वजीत सिंह की रिहाई का भी मामला आया, उन्हें भी सजाए मौत दी गई थी। 1990 के बम धमाकों में वो मुलविस थे, उनकी भी सजाए मौत को सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्र कैद में तब्दील किया था। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि सर्वजीत सिंह को रिहा किया जा रहा है या सरजीत सिंह को रिहा किया जा रहा है, लेकिन अब ये इत्तला आई है कि भारतीय कैदी सरजीत सिंह को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि भारतीय कैदी सरजीत सिंह को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। समी साहब, आखिरकार ये जो कश्मकश थी, मतलब कि कॉन्फ्लिक्शन था, इसको दूर किया गया, सरबजीत नहीं सुरजीत सिंह को रिहाई मिली है। जी, ये बड़ा एक, वैसे इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो पहली जो स्टेटमेंट थी उसमें हुकूमत ने भी सर्वजीत का वर्ड यूज़ किया था। बाद में फिर ये आया कि ये प्रोनाउंसिएशन का मामला था और गालबन सुरजीत ही थी, लेकिन सर्वजीत कह दिया गया था। तो अब एक डिमांड आई। अच्छा, मैं एक आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि ये जो सरजीत सिंह है ना, इन्होंने अपनी सजा पूरी की है। इन्होंने जो उम्र कैद की सजा थी वो पूरी हो गई है, इसके बाद इन्हें रिहा किया गया। कोई खसूसी तौर पर रियायत नहीं दी गई। और गुलाम इसाक खान ने एक जनरल एमनेस्टी दी थी। मैंने कल भी अर्ज किया था कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो जब भी आती है सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को नाइंसाफी हुई थी उनके साथ और गलत तौर पर सजा। उमर जावेद से बात कर लेते हैं। उमर, ये भारत रवाना कब होंगे सुरजीत सिंह? उमर, आवाज आ रही है आपको? कोशिश करेंगे उमर से राब्ता करने की। भारतीय कैदी सुरजीत सिंह को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। 27 साल के बाद रिहाई मिली है। उमर, ये बताएं कि भारतीय कैदी सुरजीत सिंह को अब रिहा कर दिया गया है, भारत इनकी रवानगी कब होगी? जी शाजिया, ये वाघा बॉर्डर के लिए इन्हें कोट लखपत से रवाना कर दिया गया पुलिस की कस्टडी के अंदर, और इनको प्रोटोकॉल भी दिया गया और इनकी नफरी जो है उनके साथ वो भी रवाना की गई है। ये इस टाइम कोट लखपत से रवाना हो गए हैं और वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, जहाँ पे वाघा बॉर्डर पर इनको BSF के हवाले कर दिया जाएगा। जो जराए हैं उनका कहना है कि इन्होंने 27 साल अपनी जो कैद है वो काटी है और इनको ना तो किसी किस्म की कोई रियायत मिली है सजा के अंदर, ना ही कुछ किया है। जबकि सदारती जो तर्जुमान थे उनका कहना था पहले कि सर्वजीत सिंह को रिहाई दी जा रही है, जो मुल्तान लाहौर में बम धमाकों के अंदर मुलविस थे, लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे के करीब दोबारा एक ऑर्डर किया गया था और उसके अंदर नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि गलती से सर्वजीत की जगह सुरजीत की जगह सर्वजीत लिख दिया गया है। तो अभी ये चीज जो है वो कंफर्म हो गई है और क्लियर हो गई कि सर्वजीत नहीं बल्कि सुरजीत सिंह को रिहा किया गया, जिन्होंने अपनी 27 साल जो कैद थी, जो मुख्तलिफ किस्म के नौयत के वाकयात के अंदर लिखी गई हुई थी। और ये भी शादी मैं आपको बताता चलूं कि इनके खिलाफ आज तक कभी इससे पहले सुनने में नहीं आया था और ना ही इनके खिलाफ इस तरह कोई चीज सामने आई थी अदालतों के अंदर जिस तरह सर्वजीत सिंह के लिए आई थी। इसलिए इनकी रिहाई जो है वो एक मामूल का प्रोसेस है और मामूल के प्रोसेस के बाद ही इनको रिहाई जो है वो दी गई है। इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन ही उनको सजा के अंदर दी गई। बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एसएम करिश्ना के भी कल से बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इंसानी हमदर्दी के नाते सुरजीत सिंह की रिहाई पर भी गौर करे। इस हवाले से जैसे मजीद अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हम बात करें दौरी शहरियत के हवाले से। कैसा? अच्छा, मैं आर्ग्यूमेंट अपना खत्म कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो बाहर चले जाते हैं पाकिस्तानी, वो अगर कोई ये एक बहस है कि अब उनको मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन जो बाहर पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए लॉबिंग भी करते हैं और पूरी दुनिया की जो कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ ममालिक में हैं वो करती हैं। कुछ कानून इस तरह का वज़ा कर दें कि जो बाहर भी पाकिस्तानी हो, अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और बियॉन्ड डाउट उनकी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के साथ रही हो,
तो उसमें उनको ज़रूर इस प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाज़त देनी चाहिए। वो बहरहाल पाकिस्तानी है, सबको बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिए सियासत से बाहर निकालना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही अप्रोच है। एक कॉलर ले लूँ, अमेरिका से फरतुल्लाह हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये समी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमें जरा सा भी यहाँ मौका मिले कभी पाकिस्तान के हक में बोलने का तो हम घंटों ज़ाया कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो बात सुनने को हम तैयार नहीं होते। असल में मैंने कुछ अर्सा पहले फोन किया था तो कुछ जवाब मैंने उनसे मांगे थे कारी साहब से, वो जवाब नहीं मिले थे। तो मैं जरा प्लीज जरा दोबारा जरा मुझे जरा क्लियर कर दें कि जैसे मैंने सवाल किया था कि जैसे जरदारी साहब के हक में हर चीज मौजूद थी कि वो 10 साल जेल में रहे, मगर फैसलों रिमांड मिली बगैर, तो फिर भी उनको करप्ट क्यों कहा जाता है जबकि कुछ भी साबित नहीं हो सका। और दूसरी बात थी कि जैसे मलक रियाज में बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फरतुल्लाह बाबर आपका। अच्छा ये बताइएगा कि फरतुल्लाह उनका नाम था, एक्चुअली वो सदारती तर्जुमान उनका नाम। कल की जो बातें थी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जी। नहीं, वो ये देखिए जरदारी साहब को जो लोग करप्ट कह रहे हैं उनके पास केसेस अदालत में हैं। एक तो 60 मिलियन का वो केस है, 10 साल वो वहाँ रह भी चुके हैं। बात यह है फर्द साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वाइट कॉलर, मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरा मनसब नहीं है जरदारी साहब को करप्ट कहना, या मेरा ये काम नहीं है जब तक मेरे हाथ में सबूत ना हो एज अ साफ़ी। लेकिन यहाँ पे तारीख ये रही है कि वाइट कॉलर क्राइम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका, और यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन चुरा लेता है वो बेचारा नहीं बच सकता रोटी के लिए, जो वो भी गलत करता है, मैं आई एम नॉट कंडोनिंग दैट। लेकिन जो बड़ा क्राइम है जो बिलियन और करोड़ों में चला जाता है उस पर हमेशा ही कानून में भी बड़े वो रास्ते निकाल लेते हैं और वो इशू होता है। मेरा ख्याल है वो उनका बेसिकली उनका जो कहने का मकसद था वो एक चीज़ को उन्होंने हाईलाइट की, मुझे लगता है उनकी हमदर्दियाँ शायद पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेक्टिव हो रहा है काम, यानी जो एहतसाब का उनका जो मुझे समझ में आई कि ये जरदारी साहब के बारे में वो जेल में भी रहे और अभी तक कन्विक्ट भी नहीं है, लेकिन आप उनको कहे जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिलेक्टिव जो हमारे यहाँ प्रोसेस है उसकी बात कर। 1000% ठीक है कि कोई सीरियस कोशिश इस मुल्क में नहीं हो रही कि आप करप्शन को भी पॉइंट स्कोरिंग बना लिया गया है। अगर अक्रॉस द बोर्ड ये हो ना तो फिर शायद हमें नई असेंबली लानी पड़ जाए। एक राय है ये गलत हो सकती है। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी अब कोशिश करेगी कि इलेक्शन से पहले अमेंडमेंट को लाया जाए। जो समी साहब बात कर रहे थे बुनियादी तौर पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का ये जो हमारे फर्द भाई जैसे लोग बाहर बैठे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, मजदूरी भी, उनका नाम लेके कुछ ऐसे थीव्स को हम रास्ता दे दें कि बाद में हम कभी जो है वो किसी एजेंसी, वेस्ट की एजेंसी को कह रहे होते हैं जी ये रेड वारंट इशू करें, हमें बंदा चाहिए। ये जो तरीका कार है ना कि यहाँ आए हुकूमत करें 5 साल इसके बाद गायब हो जाए, फिर मौका मिले रियासत क्राइसिस में आए और विक्ट्री निशान बनाते हुए आप जहाज की सीढ़ियों से उतरे, इधर से फिर कोई मुश्किल हो और फिर आप निकल जाएं। इस आड़ में इस कारोबार को जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर कहता हूं कि जो लोग बाहर बैठे हैं, जो लोग पहले पता कर लेते हैं ना कि जिन्होंने वहां से पैसा कमाया है, या सुप्रीम कोर्ट पूछे जो केस पड़ा हुआ है दुरानी साहब का, मोहम्मद अली, उसी को टेकअप कर लें कि भाई किसके पैसे। अब तो पाकिस्तान की रियासत पूछ सकती है स्विट्जरलैंड से और बाकी बैंक से, आलमी तौर पे कानून अमेरिका ने भी बनवा दिया है और कुछ पैसे वापस भी गए हैं फिलीपींस में, तो उनसे पूछे। एग्जैक्टली मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह की कानून साजी हो चुकी है, जो काला धन है वो वापस भी लाया जा सकता है। और जैसे आपने कहा कि इनकी आड़ में चंद थीव्स को इजाजत नहीं देनी चाहिए, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि चंद थीव्स का नाम लेके बहुत सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत में बाहर बैठे हुए हैं, उनका रास्ता भी नहीं रोकना चाहिए। इस मामले को बिल्कुल जज्बात से हटके रैशनली एक डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामान, और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर कंसेंसस फैसला करना चाहिए। मेरी ये राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जाके ये नहीं बता रहे, मसलन रहमान मलिक साहब को 10 दफा बुलाया उन्होंने, वो गए नहीं, सस्पेंशन होगी फिर नहीं गए, उनको मशीन लगा दिया गया। ये जो शेडी सा बिजनेस चला रहे हैं, जब ये कानून लेके आएंगे तो ये कानून उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए नहीं लेके आएंगे जो वहां बैठे हुए, ये कानून अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेके आएंगे। तो मैं कह रहा हूं इससे बचना चाहिए। ये बात आपकी सही है, शेडी कैरेक्टर्स और वो जो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और बात करेंगे कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो महाजराई है ये क्या रुख इख्तियार करेगी। एक ब्रेक के बाद खुशामदी कॉलर है अमेरिका से शाहिद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 बात कीजिए शाहिद साहब। आपने टीवी को बंद कर दें, शायद उसकी वजह से डिले आ रहा होगा।
एक मिनट। अच्छा, शाहिद खान बोल रहा हूँ जी, अमेरिका से। जी बोलिए। तो बात ये करनी है कि अपना ये दोहरी शरीयत वाला जो मसला उठाया हुआ नया कानून बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इल्ताफ हुसैन के लिए और पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए बन रहा है कानून। ये कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोहरी शरीयत वाले जो हैं, ये नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में इनका कोई काम नहीं है, सेनेट में भी इनका कोई काम नहीं है। ये लोकल में आ जाए ठीक है, लेकिन इतनी हाई लेवल पे ये नहीं आ सकते, इसलिए कि ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कई लोगों की जो हमदर्दियाँ होती हैं दूसरे मुल्कों से भी होती हैं, लिहाजा जो रियल पाकिस्तानी हो वो ही आके इसमें पार्टिसिपेट करे तो वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें अहम बात यह है कि जितनी बाहर से हमें कालें आई हैं जी, जबकि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि वो तमाम राइट्स होने चाहिए उन मेहनत कशों को, उन हमारे भाइयों को जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उस मुल्क के कानून के मुताबिक मेहनत करके हमें इतने ज़्यादा खतीर रकम भेज रहे हैं। मगर देखिए कि इनको भी ये कॉन्शियस है, इन्हें ये पता है कि यह कानून इनके लिए नहीं बन रहा, इनके नाम पे किसी और को फैसिलिटेट करने के लिए बन रहा है। तो देखें तो ये राय उधर से हमें आ रही है। एक और कॉलर है सऊदी अरब से, याकूब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। याकूब अख्तर अंसारी बात कर रहा हूँ जी, सऊदी अरब से। जी बात कीजिए। आपको, आपके पैनल को सलाम पहुँचे। पहली तो बात यह है, ये जो दोहरी शहरियत की बात चल रही है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए सिर्फ पाकिस्तानी होने की शर्त यकीनन होनी चाहिए। जो शख्स एज ए पाकिस्तानी बाहर की शहरियत इख्तियार कर लेता है, वो उसको वैसे ही हक वो अपना खो देता है कि पाकिस्तान के आला असम्बलियों में या ऐसे इदारों में वो अपनी रहनुमाई करे। ये किसी सूरत मंतिक के लिहाज से, असूल के लिहाज से मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला हुआ है हुकूमती सतह पे, हुकूमत ने अदालत के साथ जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इसको इसलिए बंद होना चाहिए कि ये किसी सूरत भी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये मिसाल नहीं है। ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने अपना अंदाज अपना रखा है, इससे गुरेज करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया याकूब आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेडलाइन की दीवार, जो तलवार है वो लटकने लगी है वज़ीर आज़म पर और सदर साहब के सर पर। 12 जुलाई तक की मोहलत दी गई है राजा परवेज़ अशरफ को, 5 सितंबर तक की मोहलत दी गई है हमारे सदर साहब को। ये महाजराई हमें कहाँ लेके जाएगी? ये बड़ी बढ़ रही है महाजराई, और हम तो रोज़ाना इस प्रोग्राम में ये जिक्र करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो असल मसाइल हैं, असल से मुराद ये है कि जो फौरी तौर पर तवज्जो तलब हैं लोगों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक, उन पर इनकी वजह से वो इग्नोर हो रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हुकूमत अब वो एक फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के बारे में संजीदा नज़र आ रही है। और उसकी वजह यह है कि एक वज़ीर आज़म घर चले गए हैं तो दूसरे का भी जाने का मसला है, और जो ये सारी कन्फ्रंटेशन हुई है ये एक आइनी नुक्ते पर है, और वो है आर्टिकल 248 जो सदर के इस्तिस्ना से मुतल्लिक है। तो ये एक आइनी मसला है। अब इस हुकूमत ये समझती है गालबन कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए या इन जजेस को हटाने के लिए एक नई अदालत होनी चाहिए। तो वो इससे क्या होगा, इससे कई सब कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। और फिर ये कन्फ्रंटेशन, मैं नहीं कह रहा कि इस वक्त ये कोई सियासी हो गई है। अमरीकी जरीदा जो फॉरेन पॉलिसी है, अमरीकी जरीदों की बुनियाद पर ही मेमो गेट शुरू हुआ था, मेमो कमीशन शुरू हुआ था, वहीं पर छपी थी, या वहीं पर उन्हीं प्रेस्टिजियस जो इदारे हैं जिनके बयानात को पहले बहुत अहमियत दी गई कि वहाँ पर छपा दिया गया है, और बड़े वो प्रेस्टिजियस इदारे हैं, अब वही ये कह रहे हैं कि इस वक्त 2 अदालतें हैं पूरी दुनिया में, एक मिस्र की सुप्रीम कोर्ट और एक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, जो सियासत में बहुत ज़्यादा हमें मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, खैर की दुआ करनी चाहिए। बाकी काजी साहब अब फरमाएं कि क्या होगा। शाजिया ये कह सकता हूँ कि इसमें जो है वो सबके सामने, इस पर हम क्या कमेंट करें, लेकिन हम इस आड़ में बड़ी देर छुप नहीं सकेंगे। ये जो हमने बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बनाई हुई है ना, क्योंकि वो अखबारों की सुर्खियों में है और चैनल्स की जो है वो खबरनामों में है, और ये हो गया, डेडलाइन आ गई, ये हो गया, इस पे हमने लगा रखा है लोगों को। नीचे जो हालात हैं वो बड़ी देर अलाउ नहीं करेंगे कि हम उधर से लोगों को हम इधर ही लगाई रखें। मसलन कोई भी किसी 2 इदारों की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिस्प्रीन की गोली का मुतबादल नहीं हो सकती, एक वक्त की रोटी का मुतबादल नहीं हो सकती। ये है इसकी अहमियत। मगर जो हम आउट ऑफ द प्रोपोर्शन से ब्लॉक कर, इससे जो भी हम निकालना चाहते हैं, जितना भी हम लटका रहे हैं, कितना अर्सा लटकाएंगे। मैं इसी के साथ अगर आप इस पर बहुत बात नहीं करना चाहती तो मैंने जो खबर आपको दी थी, मैंने कराची की बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, रूरल हेल्थ यूनिट्स वो नहीं है, एक डॉक्टर है 1208 या 1210 मरीजों के लिए। जो अस्पताल हमारे हैं उनमें समी इब्राहिम साहब, ये जो धमाके हो रहे हैं और ये जो किलिंग्स हो रही है, जो मसलन कराची से आज ये मैंने रिपोर्ट उठाई थी, तो वो उस पर इतना प्रेशर है कि कॉरिडोर्स में मरीज सिसक रहे हैं,
और आम भी जो प्राइवेट छोटा डॉक्टर है वो 100 रुपये कंसल्टेशन फ़ी लेता है, 2000 या 5000 वाले को तो छोड़ दे, और 100 रुपये वाला जो आपका आम आदमी है जिसकी जो 80-85% है वो रोटी से आजिज़ है तो वो 100 रुपये फीस भी नहीं दे सकता। और फिर जो अस्पतालों में क्या हो रहा है रिपोर्ट वैसे आजकल मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो डॉक्टरों की स्ट्राइक जारी है, आजकल तो गरीब आदमी बिल्कुल ही सिसक रहा है। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं, वो हड़ताल जारी है, मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। अच्छा, फिर और वो तो आजकल तो बिल्कुल ही बर्बादी और बर्बादी। अच्छा, रिपोर्ट में लिखा था कि जी वो एक डॉक्टर नुस्खा थमा के चला जाता है क्योंकि सब दवाइयाँ अस्पतालों में मिलती नहीं है, और वो फिर तो ये जितने, और फिर साथ साथ रिपोर्ट में समी साहब डेंगू अभी दोबारा दस्तक दे रहा है हमारे इस मौसम मुस्कार है, सैलाब आ रहा है, इसके साथ जो आएंगी वो कॉलरा और अल्लाह ना करे जितने इंतजाम कर रखे हैं। इसके बाद जो रेकरेंस हुई है इसकी टीबी की, वो पोलियो जो है हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में एरेडिकेट हो गया है, ऑलमोस्ट एरेडिकेट हो चुका है। यहाँ पे इंस्टेंसेस लाहौर की खबर कल इन्होंने दी थी, बहुत से इलाकों में ये ऐसे इश्यूज हैं कि जो आपको डील करने हैं, लेकिन आप कहाँ लोगों को लगा के बैठे हुए हैं। अब 2 हफ्ते बाद आपने कहा जी ये इशू हो जाएगा, अब क्या करेंगे ये, जहाँ तक जिस पिच पे ये ले गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक इनको और थोड़ा टाइम देती है या विड्रॉ करती है तो फिर लोग पूछेंगे भाई ये आपने अब तक जो किया ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठेंगे। अच्छा, अब जो है इनकी पोजीशन देख लें, ये जो बैठे हुए एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड लोग बैठे हैं, ये कहेंगे जी हम अब कहाँ भाई दीवार से लगा दिया आपने, अब हम क्या करें। तो क्या कुछ स्टेलमेट की सिचुएशन है। तो इस स्टेलमेट में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसके साथ रख के देखें अपने सोशल सेक्टर को, और फिर देखें अपने सोशल सेक्टर पे एक निगाह डाल के समी साहब फिर इस कॉन्फ्लिक्ट की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि ये कितनी अहम है। लेकिन ये एक मैं इसमें अर्ज करूंगा, ये आपने बड़ा सही इसको कैटेगराइज किया काजी साहब, लेकिन इसमें बात ये है कि बहरहाल जो आगे हमारा मुस्तकबिल है, दोनों हमारे इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे हमारा अहम इदारा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसकी बका और सैंक्टिटी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो पार्लिमान है उसकी बका और उसकी जो ताकत है वो भी अवाम की ताकत है। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर किसी भी इदारे पर कोई उंगली उठती है तो इससे बतौर पाकिस्तानी हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम इन दोनों इदारों से यही रिक्वेस्ट करेंगे। मसलन ये जो पार्लिमान है, इस वक्त ये टाइम नहीं है कि आप वफाकी आइनी अदालत के क़याम की बात करें। इस वक्त अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कर्टेल करने की बात करेंगे तो ये, अगर आपकी नीयत ठीक भी है, उसका परसेप्शन गलत है। एक बात आखिरी करना चाहता हूँ, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि वो अपने परसेप्शन के हवाले से ज़रूर कुछ अपने रवैये पर नजरसानी करे। मैं इसमें खबर भी मैंने दी पहले कि अगर गुलाम वो जो असगर हैं, हुसैन असगर, अगर वो IG गिलगित नहीं आते हज करप्शन केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनकी तनख्वाह बंद कर दें, उनका मुअत्तल कर दें। लेकिन इससे पहले जब तारिक खोसा साहब से कहा गया कि आप मेमो कमीशन की मेमो को इन्वेस्टिगेट करें तो उन्होंने उससे इनकार किया, तो उनके लिए ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये परसेप्शन बनाती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में भी पार्टी बुनियाद पर आप समझते हैं कि सियासत होनी चाहिए वहां पर? नहीं, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मगर मैं चूंकि इस बात को उसी से रिलेट करके इस खबर को देख रहा हूँ। अभी देखे ना, जो इस साल में कुछ 7.5 अरब रुपए वो दे रहे हैं, ये बनती है फिगर 7,845 मिलियन, तो ये तकरीबन 8 अरब के करीब जो फेडरल सेंटर जो है खर्च कर रहा है आम आदमी पे। 40 अरब रुपए या 38 अरब रुपए पंजाब ने खर्च किया। इसको ज़रा 11 करोड़ लोगों पे तकसीम करें तो 45 से 50 रुपए सालाना आते हैं। आप 35-40 रुपए 50 रुपए सालाना एक आदमी के, आप इस 35, मैं नहीं चाहता कि समी साहब को तकलीफ दूं कि इसको 365 दिनों पर भी तकसीम करें। इट इज़ क्रिमिनल, इट मीन्स वी मोर देन क्रिमिनल। हम किसी को मोर देन क्रिमिनल। ये कौन सा वो लड़ाई है जो ऊपर लड़ी जा रही है, कौन सा वो भयानक अमल है जो इससे ज्यादा भयानक है? इससे ज्यादा भयानक क्या काम जरदारी साहब ने कर दिया होगा भाई, जो भी किया होगा मुझे बताएं कि आप अटरली फितरत 21वीं सदी में आप लोगों को हालात और वक्त के रहम करम पर आपकी रियासत छोड़ रही है, जबकि आइन पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये कि जनाब इस एक फर्द के क्या राइट्स हैं एक सिटीजन के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि ऊपर एक लड़ाई का समा है, नीचे जो है आबादियां इस तरीके से, फिर ये कहते हैं रेट नहीं होती और फिर फौज भेज के रेट। और इसमें मैं काजी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, कितना अहम इशू काजी साहब ने बयान किया। इसके साथ कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस कन्फ्रंटेशन की वजह से जो अहम मामला है नज़रअंदाज हो गए। पाकिस्तान बिजली की इस वक्त शदीद किल्लत का शिकार है। भाषा डैम 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसके पूरी कौम नज़रें लगा के बैठी है कि 3-4 साल में बन जाएगा। उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो किसी मीडिया में हाईलाइट इन्हीं मसाइल की वजह से नहीं हो सकी कि वहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान की मदद करने से भाग गया
और जो उन्होंने पहली एक कंडीशन लगाई थी कि आप ये करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि जिन लोगों की आपने जगह ली है उनके पैसे अदा करें। काजी साहब, वो रकम बनती है 116 बिलियन रुपीस, और आपको पता है अगले बजट में कितनी रकम एलोकेट की गई है? सिर्फ 8 बिलियन रुपीस। अब आप मुझे बताएं, आप तो एक साल पूरा जो अगला है वो लोगों से जगह ही खाली नहीं करवा सकेंगे, आपके पास उतने पैसे बजट में आपने रखे ही नहीं है। तो वो जो भाषा डैम से लोगों की उम्मीदें हैं कि वो 4500 मेगावाट बिजली आएगी, वो कहाँ गया मंसूबा? ये जो मामलात हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वजह से जो अहम मामलात जो पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे नजरअंदाज हो गए। मैं इस पर एक और भी बात कर दूं। ये समी साहब जो कह रहे हैं ना कि ये जो इतने पैसे रखे थे, 8 अरब कह रहे हैं इतने चाहिए, बात यह है कि फिर ये लोग तसर लेने में हक बजानब हैं, चूंकि ये खुद इंडिविजुअली रियासत से ज़्यादा पैसे हैं एक एक आदमी के पास, और चूंकि ये काम कर नहीं सकते, रियासत को हमने जो है वो एक पॉपुलराइज कर दी है, उसको एक गरीब रियासत में तब्दील कर दिया है, लिहाजा वो नहीं हो सकता तो ये इधर ही लगाए रखो। ये एक तस्वर अवाम में जाना शुरू हो गया है कि ये चूंकि ये नीचे काम करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, और खुद अपने जो निजी इनके असासे और कारोबार हैं उसमें माशाल्लाह। और ये जो तासुर है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब, ये जो तासुर है पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, इसने जमहूरियत के अमल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लोगों का इस सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा अगर ये इसी तरह की करप्शन जारी रही, इसी तरह अहम मामलात को अगर नजरअंदाज किया। एक कॉलर है हमारे साथ गवादर से, शाहिद। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया। आपकी खबरों की तरफ वापस आते हैं। आपने एक बड़ी अहम खबर दी थी, पंजाब में जो पुलिस मुकाबले पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा। जी, मैं शाजिया, वो हमारे नुमाइंदे हैं उमर साहब, उनसे भी आप बात करें अगर वो लाइन पर हैं। वो मुझे उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वो उन्होंने फैक्ट्स बताया। उन्होंने कहा पूरे पिछले साल में 25 पुलिस मुकाबले हुए थे, और अब इस साल अभी 6 महीने हुए हैं और सिर्फ लाहौर में का सब 40 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। तो ये जो इतनी बढ़ती हुई एक तादाद है पुलिस मुकाबलों की, उससे दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि शायद क्राइम जो है वो बड़ा डिटीरियोरेट हो गया, ज़्यादा पुलिस मुकाबले हो गए, लेकिन पता ये चला है कि अब ये ग्रीन लाइट है पुलिस को कि आप जो मुल्ज़मान हैं इस तरह के, जिनको हम समझा जाता है कि बड़ा हीनियस क्राइम में, उनको मुकाबलों में आप हटा दें। इससे बज़ाहिर लोगों को एक रिलीफ भी मिलता है, मुआशरा समझ में आता है कि जी जस्टिस तो वैसे नहीं मिल सकता, बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे ही हटा दें। लेकिन एक बेसिक सवाल उठता है काजी साहब, इस तरह अगर आप पुलिस को इस तरह मनमानी का इख्तियार दे दें और अदालतें भी उस पर खामोश रहें, तो ये जो हमारे आइन में ये राइट दिया गया है हर शख्स को, हर मुल्ज़म को कि उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे बेचारे मजलूम मासूम लोग भी दुश्मनियों की नज़र हो जाएंगे। बिल्कुल। उमर से बात करते हैं। उमर, क्या वजह है पंजाब में पिछले 6 महीनों के दौरान इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले बढ़ गए हैं, बजाय इसके कि मुल्ज़मान को पकड़कर उन पर मुकदमे चलाए जाएं, पुलिस खुद ही उनको सजा जजा देने की हकदार बन गई है? जी शाजिया, जहाँ पे पंजाब की बात है तो डेफिनेटली पंजाब में नए आईजी पंजाब आने के बाद पुलिस मुकाबलों का रुझान जो काफी ज्यादा बढ़ गया, और आईजी पंजाब जो है वो इस वजह से शोहरत भी रखते हैं कि वो पुलिस को, अपनी फोर्स को जो है वो फ्री हैंड देते हैं। लेकिन इसके अंदर खाली जो सारा सेरा है वो पुलिस को ही नहीं जाता, बल्कि इसके अंदर हुकूमत की भी ग्रीन सिग्नल जो होना है वो बहुत लाजमी होता है। और अगर आप इस रवां साल में देखें तो आईजी पंजाब की तैनाती के बाद अब तक तकरीबन 40 पुलिस मुकाबले हो गए, जिसके अंदर 26 जो मुल्ज़मान थे उनको ठिकाने लगाया गया। ये कानून में जो 100 दफा है उसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस के अंदर आप किसी बंदे के ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई फायरिंग करता है तो आप उसको जवाबी फायरिंग कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, और अगर वो मर जाता है तो डेफिनेटली उसको पुलिस मुकाबले का ही नाम दिया जाता है। और पुलिस जो है वो भी इसको इसी तरह जस्टिफाई करती है कि जब वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए रेड करती है और आगे से फायरिंग होती है तो वो जवाबी फायरिंग के अंदर अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग करते हैं, जिसके तहत वो मर जाता है। पहले जो था, पहले इसके ऊपर कानून जो अदालतें थी वो बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस एनकाउंटरों के नाम के ऊपर पैसे लेके जो थे मुद्दई अपनी मुखालिफ पार्टी को मार देते थे। लेकिन उसके 2 मोटो नोटिस काफी हुए और काफी पुलिस अफसरान को सजाएं हुई, तो ये रुझान जो था बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन जो पंजाब की इस टाइम जराइम की हाल जारी थी और जो जिस तरह बढ़ गए थे और जो मुल्जिमान थे वो दंदनाते फिरे थे, उसके बाद डेफिनेटली हुकूमत और पंजाब के जो आला पुलिस हुकाम है उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया। और अब जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं वो कोशिश यही करते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई हीनियस क्राइम में मुलविस है, या जैसे बच्चियों के रेप और दूसरे जो बहुत ज्यादा संगीन जराइम उनके अंदर मुलविस है, तो उसको कोर्ट ट्रायल के बजाय अगर पुलिस मुकाबले के अंदर उनका इनकाउंटर हो जाता है और वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो वो उसको बेहतर समझते हैं। और अवाम की तरफ से भी इसकी काफी ज्यादा जो है पुलिस को पजीराई मिल रही है। पुलिस मुकाबलों के बाद कई जगह पे हमने देखा कि अवाम ने बाकायदा नारेबाजी की है पुलिस के हक में कि पुलिस ने ये एग्जाम जो है जुर्म और जो हीनियस
नोटोरियस किस्म के लोग थे उनको फौरी तौर पे खत्म कर दिया, जिससे माशरे में सुधार आएगा। बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। अच्छा, अब इसमें जो उनका आखिरी जो हिस्सा है ना, मैं उस पर बात करता हूँ। नहीं देखिए, आवाम बिल्कुल सपोर्ट करती है, मैं ये नहीं चाहता, मैं जो बात कह रहा हूँ हो सकता है बड़ी अनपॉपुलर हो, लेकिन बात यह है कि आपने अगर अपने ये जो काजी साहब हमेशा बात करते हैं कि हम जो अलामतें हैं उनको ठीक करने की बात करते हैं, असल जो मसला है उसको दुरुस्त नहीं करते। ये कोई हल नहीं है कि आप एक फेयर ट्रायल के बगैर लोगों को मारना शुरू कर दें। असल उसका हल ये है कि जो जराइम जहाँ से बन रहे हैं, वो जो बड़े लोग इन मुजरमों के पीछे हैं, बेसिकली ये तो फ्रंट पे होते हैं लोग, असल तो वो बड़े लोग होते हैं जो आखिरी टाइम पे इनको निकाल के ले जाते हैं, ना पुलिस को सही इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं, ना सही प्रोसिक्यूशन होती है, और ना ही फिर सही अदालती फैसला आता है। सपना केस की बात कर लें। अब सपना केस की बात कर लें, क्या हुआ दोस्त मोहम्मद खोसा को, किसी ने उसको गिरफ्तार किया? अब मुझे वो बता रहे थे इन्वेस्टिगेट, वो जो हमारे रिपोर्टर हैं, कि वो बेचारा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जाता है दोस्त मोहम्मद खोसा के घर, बाहर बैठ जाता है, वो उनका मुलाजिम कहता है अभी वो सो रहे हैं, वो फिर कभी उठेंगे, कभी ये कोई गिरफ्तारी कहाँ, वो आज तक, बल्कि उसके सपना जो है उसके वालिद के ऊपर एक पर्चा दर्ज करा दिया दोस्त मोहम्मद खोसा ने, और फिर उस यानी कि कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो ये जो एक बेसिकली उन अवामिल को, उन असल जो जड़ें हैं इस जराइम की, उनको दूर करना चाहिए, ना कि आप फेयर ट्रायल देने के बगैर लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दें। और फिर पुलिस अफसरान जो हैं, मैं अब नाम नहीं लेता, बहुत सारे पुलिस अफसरान हैं वो इस चीज़ में बड़े माहिर हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कराते हैं, लोगों को वो गाड़ियों में उनकी लाशों को लेके फिरते हैं। ये गलत है, ये जंगल का कानून है, इससे बचना होगा। अगर हमने लॉन्ग टर्म अपने मुआशरे को सही लेके जाना है तो इसमें कानून की अमलदारी करनी है। इसमें जो हमारे अभी थोड़े दोस्त ने अमेरिका से बात भी की थी कि जब अमली तौर पे दो कानून हो जाएं, कि जिस तरह एक उसने यूनान के किसी फलसफी ने तारीफ की थी कि कानून एक मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें कमज़ोर फंस जाए और पावरफुल उसको फाड़ के निकल जाए, जैसे उन्होंने अभी दोस्त मोहम्मद खोसा की मिसाल दी। तो फिर अवाम भी इसलिए तालियां बजाते हैं, उन्हें पता है कि भाई हमें ये जो जोरावर है उसको तो आप कटहरे में ला नहीं सकते, और जो आम आदमी है जब वो जुर्म करेगा तो वो फंस जाएगा। तो यहां भी मुझे लगता है कि एक ना अमली एतबार से कानून का नफाज भी तबकाती है, बिल्कुल कानून का नफाज भी तक, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को तो हम टच नहीं कर सकते, भाई हम मीडिया पे जो मर्जी कर ले, हम हाथ नहीं लगा सकते उनको। और बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ये हुकूमतें तब्दील होती हैं ना, तो क्योंकि इसमें सियासतदान भी मुलव्वस होते हैं, तो उन हर एक गवर्नमेंट के हर एक सियासतदान के अपने अपने बदमाश होते हैं। जब वो बरसर इक़्तिदार आता है तो दूसरों के बदमाशों का पुलिस मुकाबलों में सफाया करवा देते हैं, इसी तरह मुआशरा क्लीन करने के नाम पे। तो बारी लगी हुई है और बेचारे लोग तालियां बजाते रहते हैं, और ये असल जो जब तक ये जो करने वाले लोग हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा, और ये बंद होना चाहिए सिलसिला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का। ये कोर्ट को ग्रीन सिग्नल नहीं देना चाहिए, समाज जंगल बन जाएगा, बन रहा है। कुछ और आपकी आम खबरें बड़ी अच्छी है। एक खबर तो मैं जरूर जिक्र करूंगा, वो जो भारत से आई है कूड़े वाली, मैं भी वही डिस्कस उन्होंने एक सिस्टम के जरिए काजी साहब उसको जलाया है कूड़े को, तो दो गैसें बनाई हैं, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरी पेट्रोलियम गैस, फिर उसको ठंडा करके तो उन्होंने उसको खाम तेल जिसे कहते हैं वो बनाया। 1.5 लाख जो टन है उससे उन्होंने 1,50,000 लीटर तेल, खाम तेल बना लिया, और अभी तक उनकी जो कंपनी है उसमें $12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और फिर ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसमें माहौलियात पर भी असर नहीं पड़ता। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, हमारे यहाँ तो इतना कूड़ा है, मैं तो सोच रहा था अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ जाए तो हर गली में, हर मोहल्ले में तेल की नहरें बहने लग जाएंगी। जोर कूड़े पे ज्यादा है या टेक्नोलॉजी पे ज्यादा है? कूड़े पर भी है और टेक्नोलॉजी पर भी है। बकौल आपके यहाँ कूड़ा बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो मैंने जाहिर है यहाँ पे कोई डिस्पोजल का, अभी तुर्की की एक कंपनी आई हुई है लाहौर में जहाँ बैठे हैं, तो जो सफाई है वो आप देख ही रहे हैं जो हो रही है, मगर हर किस्म का कूड़ा होता है, मतलब कुछ साफ्ती कूड़ा भी है, कुछ सियासी भी है, कुछ मतलब इसके तो पता नहीं कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छी बात है। मगर इशू वही आ जाता है शाजिया, क्या प्रायोरिटीज है आपकी? आप समाज को एक देखें ना, आपका घर है, उसके घर के बाहर एक कता है जमीन का जिसे आपने लॉन में तब्दील करना है, ठीक है, तो उसमें आपने लॉन पे तो फिर उसमें घास लगाएंगे, कता बुरीद करेंगे, कुछ कलमे कुछ करेंगे ना। यहाँ क्या है, अगर घर के लोगों का ये हो कि इस पे कब्जा किसने करना है, ठीक है, जो घर के लोग हैं या जो मालकान हैं या जो हुक्मरान हैं, वो ये मुझे ये, तो फिर उसका बाग नहीं बनता, फिर उसका वो जंगल बनता है जिसमें पुलिस मुकाबले होते हैं, जिसमें बिजली नहीं आ रही होती, जिसमें बेरोजगारी होती है। तो ये बात है, ये जमाना है प्लानिंग का, साइंस का। अब अगर अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं बार बार एक सवाल उठाता हूँ कि जितने यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं और बड़े बड़े सियासतदान आवाम की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, इनकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी स्पिक एंड स्पैन है, कितनी अच्छी चल रही हैं, कितनी एफिशिएंट है, एंड वाई जिस गवर्नमेंट को वो चला रहे हैं वो नहीं चल रही।
तो फिर ये गवर्नमेंट तो नहीं चल रही है, बात सही, लेकिन मुझे लगता है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। तो एक बात मैं काजी साहब आपसे पूछूंगा, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो पिछले 1.5-2 दिनों से लोड शेडिंग की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। ये पता नहीं कोई चकमा है या वाकई कोई बेहतर है। और एक और बात मैं, हर जगह अच्छी नहीं हुई अच्छा ये मुझे नहीं पता, एक और बात करना चाहूँगा कि खबर आ रही थी कि शायद जो तेल है यानी पेट्रोल, उसकी कीमतों में मजीद हुकूमत कोई 3 रुपए कमी की सोच रही है। बहुत ज्यादा कम हुआ है ना, कोई 3 रुपए कह रहा है, कोई 6 रुपए। लेकिन मैं ये करूँगा काजी साहब, अगरचे अच्छा किया हुकूमत ने इसको कम किया, लेकिन अभी भी आलमी मंडी में जितनी तेल की कीमत कम हुई है उस तनासब से पाकिस्तान में तेल की कीमत में कमी नहीं की गई। हाँ। जरूर रिलीफ दिया है पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन उतना नहीं जितना देना चाहिए था, जितना कौम से वादा था। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।